तो डार्क एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न एक अलग ही किस्म के ब्रेकडाउन से गुजर रहा है, जिसके बारे में वो किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन हमने यहीं पे देखा कि अचानक उनके सामने एक नई मुश्किल आ जाती है, जहाँ पे दो लड़कियाँ एक छोटे से टाउन डायनासोर नाम के वहाँ से अचानक गायब हो जाती हैं। और जब ऑसबॉर्न अपनी टीम को वहाँ पे लेके जाता है तो उसके साथ उसकी पूरी की पूरी टीम गायब हो जाती है। यहाँ तक कि सेंट्री जो है उसको भी धमाके से उड़ा दिया जाता है और उसका कोई नामो निशान वहाँ पे मौजूद तक नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न वहाँ पे किसी और से जाके नहीं टकराता, बल्कि मार्वल के मोस्ट पावरफुल बीइंग के अंदर, जिसका नाम है द मॉलिक्यूल मैन यानी कि ओवन रीस। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले शील्ड के एक आउटपोस्ट के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि विक्टोरिया हैंड इस वक्त शील्ड के अंदर काम करती है और वो यहाँ पे एक एजेंट के साथ जो है यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रही होती है। और यहाँ पे मैं आपकी बातें ज़रा शॉर्ट करके बताना चाहूँगा जो उनके बीच हो रही हैं। वो दरअसल ये हो रही है कि यहाँ पे विक्टोरिया हैंड जो है निक फ्यूरी से कोई बात कहना चाहती है और वो ऐसी बात है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकती है। और वो दूसरी एजेंट्स को समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें वो जो कुछ भी बात कहनी है वो तुम मत कहो, वो लेटर जो तुम पोस्ट करना चाहती हो उसको नहीं करो बिल्कुल भी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और ज़्यादा मुश्किलें हमारे लिए हो जाएंगी। लेकिन वो कहती है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो, तुम मेरी तरह से दुनिया को नहीं देखती जैसे मैं देखती हूँ। निक फ्यूरी वो चीज़ नहीं समझते हैं, वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब जाते जा रहे हैं और हर चीज़ वो जो है खोते ही जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा गेम है जिसके अंदर वो फंस के रह गए हैं। शील्ड हाइड्रा एम, शील्ड हाइड्रा एम, शील्ड हाइड्रा एम, वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं और उनको इस गेम के अंदर फंसा दिया गया है। वो इसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस गेम को कोई नहीं जीत सकता है। मैं इस बात को जानती हूँ और मैं निक फ्यूरी को समझाना चाहती हूँ। तो वहाँ पे उसको गिराते हुए बोलती है कि विक्टोरिया मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सच में, लेकिन मेरी बात तुम मान लो कि उस लेटर को प्लीज़ उनको सेंड नहीं करना। तो वो कहती है कि चलो ये बताओ कि तुम शील्ड की एजेंट क्यों बनी हो। तो कहती है इसीलिए क्योंकि इनके पास सबसे बढ़िया फ्लाइंग कार्स मौजूद हैं। जोक्स अपनी जगह, लेकिन सच में तुमने शील्ड को क्यों ज्वाइन करा है। तो कहती है कि मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फ्री वर्ल्ड की, जो कि शील्ड के कंधों के ऊपर मौजूद है और इस टेरर की दुनिया से शील्ड ही उनको निकाल के बाहर ला सकती है। और वो वहाँ पे इसको यही समझाने की कोशिश करती है कि देखा तुम एक बहुत पेट्रॉइड हो। तो कहती है मैं सिर्फ पेट्रॉइड नहीं, मैं एक ह्यूमनिस्ट हूँ, मुझे इंसानों की परवाह है, इसीलिए मैंने शील्ड को ज्वाइन किया है। तो कहती है कि हाँ ये तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि अगर मैं अपनी दिमाग की नहीं सुनूंगी तो इसका मतलब है कि मैं एक ह्यूमनिस्ट नहीं हूँ। लेकिन वो अभी भी इसको समझाने की कोशिश कर रही होती प्यार से कि प्लीज़ उस लेटर को सेंड नहीं करना। और यहीं से हम अगले दिन शिफ्ट होते हैं शील्ड हेलीकैरियर के अंदर, जहाँ पे निक फ्यूरी अपने लोगों से पास आ रहे होते हैं और उनको जो है एक बजट साइन करवाया जा रहा होता है। लेकिन वहीं पे निक फ्यूरी को एक एजेंट आके एक लेटर पास करती है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि डियर कर्नल फ्यूरी, मेरा नाम विक्टोरिया हैंड है, मैं आपके यहाँ बिजनेस अफेयर एजेंट काम करती हूँ आपके नीचे। लेकिन मुझे ये फील हो रहा था कि मैं अपनी पर्सनल वॉइस आपके साथ शेयर करूँ कि मैं आपकी चीज़ों से कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब जो कुछ भी आप चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म के ज़रिए, वो बिल्कुल बेकार है। ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपके बस की है ही नहीं। तो वहीं पे वो दूसरी एजेंट बोलती है क्या ये मजाक कर रही है। तो निक फ्यूरी वहाँ मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि वाओ क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। तो वो कहती है कि नहीं सर। तो फिर क्या तुम इसका ख्याल रख लोगी। तो वो कहती है कि यस सर, मैं इससे निमट लूँगी। निक फ्यूरी बोलते हैं कि स्पेशली इस बात का ध्यान रखना कि ये चीज़ इंटरनेट पे बिल्कुल भी ना जाए, मुझे इंटरनेट के स्टॉकर्स बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि विक्टोरिया अपने घर के अंदर आती है और सामान वगैरह पैक कर रही होती है और उसकी रूममेट पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो कहती है कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो कहती है कहाँ पे। तो कहती है मुझे यहाँ से पोर्टलैंड ओरेगॉन भेज दिया गया है। तो वो पूछती है क्या हुआ, लेकिन विक्टोरिया कुछ बोलती नहीं है। तो उसकी जो रूम पार्टनर होती है वो समझ जाती है और कहती है क्या तुमने वो लेटर भेज दिया ना, मैंने तुम्हें मना करा था कि इस लेटर को नहीं भेजना और तुमने ये कर दिया ना आखिर, तो आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, आज के बाद मुझे कभी कॉल करने की कोशिश नहीं करना। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट डे हैमर के हेलीकैरियर के अंदर, जहाँ पे विक्टोरिया हैंड ये सारी की सारी सिचुएशन देख रही है और बोलती है कि अटेंशन ऑल स्टेशंस, डिप्टी डायरेक्टर विक्टोरिया हैंड, सारे के सारे बैटल स्टेशंस को ऑर्डर दिया जाता है कि वो स्टैंड बाय करें, फर्दर ऑर्डर्स आने तक वो कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। और वहीं पर सारे एजेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अवेंजर्स आखिरकार कहाँ चले गए हैं, वो तो अचानक डिसअपियर हो गए हैं। तो कहती है कि हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ। ऑसबॉर्न दिस इज हैंड, कम इन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। एरीज, मिस मार्वल, क्या कोई मुझे सुन सकता है। एक काम करो, मुझे वो फुटेज दिखाओ उनके गायब होने से पहले की। और हम देखते हैं कि जब वो स्क्रीन में फुटेज देखती है
तो वहाँ देख रही होती है कि सारे अचानक अवेंजर्स आसमान के अंदर से एक ही सेकंड के अंदर गायब हो जाते हैं। तो वो एजेंट्स बोलते हैं कि मिस हैंड आपको क्या लगता है इस बारे में। तो वो बोलती है कि मेरे ख्याल से मुझे निक फ्यूरी से सॉरी कर लेना चाहिए था। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास, जहाँ पे उसके सामने ओवन रीज बैठा होता है और कहता है कि मिस्टर ऑसबॉर्न, मेरा नाम है ओवन रीज और रीड रिचर्ड ने मुझे नाम दिया था मॉलिक्यूल मैन, क्या आप मुझे जानते हैं? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ नॉर्मन ऑसबॉर्न। खासकर मैं अपने बाहर की दुनिया के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र रखता हूँ और उन लोगों के ऊपर खास तौर पे जिनको थोड़े से के लिए पावर मिलती है, ताकि वो मेरी नज़रों से कहीं इधर उधर हो ना जाएं। तो ऑसबॉर्न पूछता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ? तो वो कहता है कि तुम इस वक्त मेरी दुनिया के अंदर हो। तो कहता है कि तुम्हारी दुनिया के अंदर, इसका क्या मतलब है? मेरी टीम कहाँ है और तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मेरे पास इस तरह की एबिलिटी है कि मैं साइंस के फिजिकल लॉज को तोड़ सकता हूँ, मैं इस दुनिया के सारे मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, कम से कम मेरे इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स जो हैं। और इस वक्त क्योंकि तुम मेरी दुनिया के अंदर चलते हुए आए हो, तो इसलिए अब तुम्हें भी मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये बताओ कि हम यहाँ से वापसी कैसे जाएंगे? तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए और तुम्हारे दोस्त मुझसे क्या चाहते हैं? तो ओवेन बोलता है कि मेरे दोस्त, और दरअसल हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने अलग अलग लोगों को अपना दोस्त बनाया हुआ होता है, जिसमें इंचेंट्रेस होती है, मेफिस्टो होता है और अलग अलग गोस्ट राइडर टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन दरअसल वो यहाँ पे रियलिटी के अंदर नहीं है, बल्कि ओवन रीज के ही बनाए हुए हैं वो। तो ऑसबॉर्न पूछता है इसका क्या मतलब है, क्या ये लोग सच में नहीं है? तो ओवेन बोलता है कि सच में, मेरी बात पे यकीन करो, ये जितना ज़्यादा सच हो सकते हैं उतनी ही ज़्यादा सच हैं। तुम जानना चाहते हो कि क्या चीज़ सच है? लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि हे, बस अब बहुत हो गया ये बकवास, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मेरी टीम मुझे वापसी दो और मुझे यहाँ का दरवाज़ा दिखाओ, उसके बाद हम दोनों बाहर जाएंगे और आदमियों की तरह बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो तुम मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम मुझे धमका रहे हो और मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला हूँ। तो ओवन बोलता है कि सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, मुझे आपके साथ ये नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। मैं चाहता हूँ इस बड़ी सी दुनिया के अंदर मुझे छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाए जहाँ पे मैं अकेले खुशी खुशी रहूँ। तो बोलता है कि वेल, ये तुम्हारी कॉल नहीं है, ना ही मैं इसका डिसीजन अभी फ़ौरन ले सकता हूँ, क्योंकि जिस जगह पे तुम मौजूद हो वो एक अमेरिकन सॉइल है, वो तुम्हारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे इस बात के बारे में पता है, तुमने यहाँ पे एक ऐसी चॉइस ली है, तुमने मेरी टीम और मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी है, और ये चीज़ अगर जब लोग जानेंगे तो तुम्हें पता है इसका क्या अंजाम होगा। लेकिन वहीं पर ओवन बोलता है कि मैं आपको नहीं मारने वाला हूँ मिस्टर ऑसबॉर्न। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल, सुन के अच्छा लगा। तो कहता है कि हाँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, मैं मार सकता हूँ आपको बहुत आसानी से, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि अब तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो कहता है कि नहीं, ये धमकी नहीं है, मतलब अगर मैं चाहूँ तो इस वक्त यहाँ खड़े खड़े आपके फिजिकल बॉडी के अंदर से आपके डीएनए को निकाल के इधर से उधर उथल पुथल मचा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस काम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर सकता हूँ, या चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्लोली कर सकता हूँ, इतना स्लोली कि आपको वो दर्द महसूस हो। मेरा मकसद ये है बताने का कि मैं जो चाहूँ इस वक्त यहाँ खड़े होकर कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं ये क्यों नहीं करना चाहता हूँ? क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे साथ ये कर दिया तो तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे कुछ और लोग आएंगे, और अगर मैं उनसे भी निपट लूँगा तो उनको ढूंढने के लिए और लोग आएंगे, और ऐसे ऐसे करते एक एक के बाद लोग आते रहेंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ इतने सारे लोगों को मारना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए इतने ज़्यादा लोगों को जान से मारना पड़े। लेकिन उसके बाद मुझे पता है कि इवेंचुअली रीड रिचर्ड के बाहरों में खबर जाएगी और वो कोई अपनी नई इन्वेंशन लेके यहाँ पे पहुँच जाएगा, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे सिर्फ अकेला छोड़ दिया जाए। और वहीं से पीछे से उसके जो दोस्त होते हैं वो बोल रहे होते हैं, क्या तुमने सुना नहीं कि वो चाहता है कि उसको यहाँ पे अकेला छोड़ दो? तो वो कहता है कि क्यों, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों रहना चाहते हो? तुम हमारी कंट्री से बाहर रह के जहाँ रहना चाहते हो रहो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवेन चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि ये मेरी है, मैं यहाँ पे पला बड़ा हुआ हूँ, ये मेरी जगह है और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो कहता है कि फिर ठीक है, इसके बदले फिर मुझे अपनी टीम चाहिए होगी और वो सारे के सारे लोग चाहिए होंगे जो कि यहाँ पे मिसिंग हुए हैं, खासकर वो 2 लड़कियाँ। तो ओवन बोलता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तो कह रहा है कि हाँ, मुझे तुमसे डर लग रहा था, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे नहीं मारोगे तो अब मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। तो कहता है कि वैसे किसी को जान से मारना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें किसी इंसान को मारने से ज़्यादा मज़ा आता है। और हम अगले पल देखते हैं कि उनके सामने एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है और ऑसबॉर्न की पूरी रियलिटी बदल के रह जाती है। और हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे स्पाइडरमैन के कपड़ों के अंदर मौजूद होता है और उसी ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है जहाँ पे उसने ग्वेन स्टेसी को मारा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्वेन खड़ी होती है अपने प्रेग्नेंट फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि कॉमिक्स के अंदर ये एक बहुत ही मशहूर कहानी थी कि स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड को नॉर्मन ऑसबॉर्न ने प्रेग्नेंट कर दिया था और जान से भी मार दिया था। और यहीं पे हम देखते हैं कि ग्वेन खड़ी भी उससे सवाल करती है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों करा? और ये देख के ऑसबॉर्न घबरा जाता है, बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और वो वहाँ पे उस ब्रिज से गिर जाता है। और वहीं से ओवेन उससे बातें कर रहा होता है उसके दिमाग के अंदर और कहता है कि मैंने अपना होमवर्क पूरी तरीके से करा है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार था। तुम जानते हो कि ब्रेन किस चीज़ से बना है मिस्टर ऑसबॉर्न? ब्रेन के अंदर अलग अलग फाइल्स होती हैं और उन फाइल्स को छुपाया गया होता है मॉलिक्यूल्स के ज़रिए, और तुम्हें पता है कि मैं सारे मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हारे सारे राज, सारे झूठ, उनको मैं पहचानता हूँ, उनको मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ तुमसे आके टकराएंगे, जब वो आके तुमसे मिलेंगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ।
तुम्हारे बारे में सिर्फ एक ही चीज़ है जो अब तक मुझे समझ में नहीं आई है कि आखिरकार तुम इस जॉब को कब तक, कितनी देर तक संभाल के रख सकते हो। आखिर ये ड्रामेबाजी कब तक चलती रहेगी, क्योंकि हर कोई तुम्हारे आसपास जो है वो तुम्हें फेल होता हुआ देखना चाहता है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो भी इस बात को जानते हैं कि तुम फेल हो जाओगे बहुत बुरी तरीके से, और वो लोग सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही तुम स्नैप हो सारी की सारी दुनिया उनके कब्जे में वापसी आ जाए। वेल, अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी यही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये जितनी जल्दी हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर इस आग के अंदर मैं थोड़ा सा घी डाल सकता हूँ तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और कोई होगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न को वो माइंड गेम के साथ बहुत बुरी तरीके से रियलिटी चेंज करके डरा रहा होता है। वहीं से विक्टोरिया को देखते हैं जो कहती है, हे एवरीवन प्लीज़ सब यहाँ पे काम डाउन हो जाओ। लेकिन वो एजेंट्स बोलते हैं कि हमें जो है यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की एयर स्ट्राइक करनी होगी। तो विक्टोरिया बोलती है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो वो एजेंट्स बोलते हैं कि क्या मतलब, क्या हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे? तो कहती है कि हे, मैं यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हूँ, समझ में आई? इसका मतलब मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, और अगर तुम्हें इससे कोई कंसर्न है तो तुम इस ब्रिज को अभी के अभी छोड़ के जा सकते हो। मैंने कहा है ना कि हमें इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि हम एक छोटे से साइन की वजह से पैनिक क्रिएट करना शुरू कर दें। लेकिन वहीं पे एक और एजेंट आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि विक्टोरिया, उसकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि सारे के सारे एवेंजर्स का अचानक गायब हो जाना ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत कर सकता है, और हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, वरना ये चीज़ और ज़्यादा फैल सकती है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हमें उनके ऊपर अटैक तो करना होगा, वो भी अभी के अभी, बिकॉज अगर हम अभी नहीं करते तो शायद ये हमारा आखिरी चांस हो इन सबको बचाने के लिए, और हम वो भी खो दें। तो विक्टोरिया बोलती है कि ज़रा सब्र करो, मुझे सोचने दो इस सब के ऊपर। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं सेंट्री के पास, जो कि अजीब और गरीब तरीके से यहाँ पर तड़प रहा होता है। और वहीं पीछे से आता है ओवेन रीस और बोलता है कि तुम हो कौन? तो सेंट्री बोलता है कि तुम कौन हो? तो कहता है कि मेरा नाम ओवेन है, मेरा नाम बॉब है। हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ बॉब रेनॉल्ड्स, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सेंट्री हो, लेकिन तुम हो क्या चीज़, मतलब तुम किस चीज़ से बने हो बॉबी? तो कहता है कि मैंने इस दुनिया के अंदर हर एक मॉलिक्यूल को टेस्ट किया है, लेकिन मैंने तुम्हारा जैसा आज तक कुछ नहीं चखा। तो सेंट्री बोलता है कि टेस्ट, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो कहता है इससे मतलब है मेरा एक्सपीरियंस, मतलब तुम्हारी जैसी कोई चीज़ मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की है। आखिरकार तुम किस चीज़ के बने हुए हो? तो सेंट्री बोलता है कि तुम क्या चीज़ को रोक सकते हो? प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे भी मांगता हूँ, इसको रोक दो। तो ओवेन बोलता है कि हाँ, मैं ये रोक तो सकता हूँ, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने रोक दिया तो तुम मुझे हर्ट करोगे। तो सेंट्री बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ओवेन बोलता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि ऑसबॉर्न ने तुम्हें यही करने के लिए कहा था, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ये रोक नहीं सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सेंट्री को दोबारा जो एक्सप्लोड कर देता है, उसकी बॉडी के पार्ट्स इधर से उधर बिखर के फैल गए होते हैं। और वो बोलता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे सेंट्री। और इस तरह हम यहाँ पे वैनम की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे भाग रहा होता है इधर से डर के मारे। लेकिन हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक ही झटके के अंदर उसके वैनम सिम्बियोट का लिक्विड बना देता है और उसके ऊपर से चलता हुआ गुजर जाता है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं मिस मार्वल की तरफ, जिसको उसने अजीब व गरीब स्टोन का बना दिया होता है, और कहता है कि मैंने तुम सारे एवेंजर्स को सेपरेट इसीलिए करा था ताकि मैं तुमसे अलग अलग करके बात कर सकूँ, मैं देख सकूँ कि तुम लोग हो कौन आखिरकार। और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग तो वो हीरोज़ हो भी नहीं जिनके तुमने कपड़े पहने हुए हैं, तुम लोग सिर्फ क्रिमिनल्स हो। ऑसबॉर्न के बारे में तो मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी पूरी की पूरी टीम उसके जैसों की तरह बनी हुई है। लेकिन मिस मार्वल बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन? तुम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। तो कहता है कि जस्ट काम डाउन, मैं तुमसे यहाँ पे सिर्फ बातचीत करने के लिए आया हूँ। लेकिन मिस मार्वल उसके ऊपर अटैक करती हैं और बोलती हैं कि तुम बहुत ही बड़े क्रेजी इंसान हो। तो कहता है कि मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, लगता है कि तुम बातचीत के मूड में नहीं हो, खैर कोई बात नहीं। और अगले पल यहाँ से मिस मार्वल का काम तमाम करके आगे बढ़ जाता है और कहता है कि वुल्वरीन के बेटे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आखिरकार तुम मेरे इस चीज़ से लड़ कैसे रहे हो? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारे पास हीलिंग फैक्टर है। तुम्हारे फादर के साथ लड़ने में भी मुझे कभी कभार प्रॉब्लम्स आया करती थी, वो मुझसे जीतने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे। लेकिन वहीं पे वो अपनी पावर्स को एम्पलीफाई करता है और उसको जो है एक किस्म के ग्रुप जैसे रूप में बदल देता है, यानी कि एक ट्री के अंदर बदल देता है। और यहीं से एरीज के पास वो शिफ्ट होता है और कहता है कि तुम जानते हो एरीज गॉड ऑफ वॉर, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आज मैंने तुम्हें बहुत करीब से देखा है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर रखना नहीं चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोग को यहाँ से बाहर वापसी कैसे भेजूँ। मतलब तुम में से कुछ लोगों को तो मुझे बाहर भेजना होगा ना, ताकि वर्ल्ड जो है, ताकि दुनिया में ये बात पता चले कि वो लोग जो गायब हुए थे वो वापसी आ गए हैं और तुम लोग को ढूंढने के लिए कोई वापसी आए ना यहाँ पे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको वापसी भेजूँ और किसको ना भेजूँ, क्योंकि तुम में से कोई भी जाके अगर रीड रिचर्ड को बताएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा और मैं वो मिस्टेक दोबारा से नहीं करना चाहता हूँ। मुझे इस बार चांस लेना पड़ेगा, लेकिन स्मार्टर तरीके से। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बैठ के सोच में पड़ जाता है कि वो इन लोग के साथ करे तो क्या करे। और उसके दोस्त आके उसको बार बार बीच में मशवरा दे रहे होते हैं कि एक बोल रहा होता है कि तुम्हें जो इन सबको छोड़ देना चाहिए, और एक कहता है कि तुम्हें इन सबको जान से मार देना चाहिए और कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन क्या तुम लोगों ने उसको देखा जो अपने आप को हॉकाई बुलाता है? मैंने उसको जो है वाटर के अंदर बदल दिया है। तो कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है, लेकिन ज़रा देखो ये पानी कैसे उबल रहा है, ये पानी गुस्से में है, ये एक फाइटर है, ये एक किलर है, ये मुझसे लड़ना चाहता है, देखो ये अभी भी उछल रहा है। तो वहीं पे वो जो एन्चेंट्रेस उसकी दोस्त बनी हुई है वो कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें जो है इन सबको मार देना चाहिए और यहाँ से कहीं दूर भाग देना चाहिए।
तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर हम कहीं भाग भी गए तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे और फिर हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ती रहेंगी, मैं सिर्फ अपनी होम को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जहाँ से देख सकते हैं कि ओवन रीस यानी कि मॉलिक्यूल जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग माना जाता है, जो कि मेरे हिसाब से मार्वल के पूरे ओवरऑल कैरेक्टर्स को अगर आप एक तरफ रखें तो टॉप 5 के अंदर तो आता ही है, क्योंकि ये रियलिटी को इतनी ज़बरदस्त तरीके से वॉर्क कर सकता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि उसने सेंट्री जैसे इतने ज़बरदस्त और पावरफुल हीरो की क्या हालत करके रखी हुई है, मतलब उससे उसने भीख मंगवा दी कि वो प्लीज़ ये सब रोक दे, लेकिन मॉलिक्यूल मैन ये सब नहीं रोकेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने रोक दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। और यहीं से हम देखते हैं कि उसको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का डर है और वो है डॉक्टर रीड रिचर्ड्स। रीड रिचर्ड के पास एक ऐसा दिमाग है जो कि मॉलिक्यूल मैन को तक को हरा सकता है। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि जब वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि इनके साथ करे तो क्या करे, वहीं पर हम देखते हैं कि विक्टोरिया हैंड उस टाउन के अंदर आती है और कहती है कि हेलो, क्या यहाँ पे कोई मौजूद है। तो ओवेन पूछता है कि तुम आखिरकार कौन हो अब। तो कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया हैंड है और मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के बिहाफ से आई हूँ और मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम सरेंडर करते हैं। टू बी कंटिन्यूड।